औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का हमारा एक टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, बच्चों में कौन कौन से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं, इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, इनकी एटियोलॉजी क्या है, उनकी कैसे ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग डिसेबिलिटी की डेफिनेशन पे बात करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन जो है एक प्रॉब्लम दिखाता है किसी ख़ास एरिए में, किसी ख़ास जो है वो उसके जो डोमेन होती है लाइफ की, उसमें जैसे कि एकेडमिक हो गया, लैंग्वेज या स्पीच या मोटर स्किल्स का, और ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होती है या डेफिसिट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से नहीं होती है। और ये इसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ वो यूजुअली जो है वो एवरेज होते हैं और अबव एवरेज इंटेलिजेंस के बच्चे जो है वो होते हैं, लेकिन इनको डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग के अंदर, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर, वो इनके जो अफेक्टेड एरियाज़ के होते हैं उसके अंदर, यानी कोई अरिथमेटिक की हो गई या रीडिंग के इश्यूज़ हो गए, राइटिंग के, तो और इसलिए जो है इनकी जो प्रोग्रेस है स्कूल्स में वो इम्पेक्टेड होती है। इम्पैडेड मीन उसमें रुकावट पाई जाती है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। इसकी जो क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन है, जो टर्म है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, वो डीएसएम में यूज़ नहीं होती हुई, लेकिन इसको जो ज़्यादातर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया चीज़ों को, जो 3 कैटेगरीज़ ऑफ डिसऑर्डर्स की उनको ग्रुप में देने के लिए, जो बाद में जो है डोपेरिन डीएसएम, जिनमें लर्निंग डिसऑर्डर्स आ गए, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आ गए और मोटर डिसऑर्डर्स हो गए। एनी ऑफ दीज डिसऑर्डर्स जो हैं उनको अप्लाई किया जाता है किसी बच्चे के लिए जो कि जिनका कोई ख़ास एक डिग्री, जो अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ डेवलपमेंट उसमें वो फ़ेल हो जाते हैं, जो कि उनके इंटेलेक्चुअल स्पेसिफ़िक जो एकेडमिक लैंग्वेज और मोटर स्किल्स एरिया का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके साथ वो मैच नहीं कर पाते हैं। यानी ख़ास उम्र में बच्चे के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या उसकी लैंग्वेज होनी, वो उस पर जो उसको डेवलप करने में नाकाम होते हैं। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उनकी जो है वो ट्रीट किया जाता है स्कूल सिस्टम के अंदर। उनको जो है मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर नहीं किया जाता। एंड और जो ओल्डर स्टडी वो सजेस्ट करती है कि जो डिसऑर्डर्स हैं वो ओनली कि ये बॉयज़ में ज़्यादा होती है। और लेकिन जो रीसेंट स्टडी है, ये 4 जो एपिडेमियोलॉजिकल जो सैंपल्स लिए गए वो इंडिकेट करते हैं कि जो रीडिंग डिसऑर्डर्स हैं एटलीस्ट आर फार मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन गर्ल्स, के रीडिंग डिसऑर्डर्स वो लड़कों में ज़्यादा हैं। एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं ये मेजर करती हैं रिस्क ऑफ इलनेस को और डेथ को इन एक्सपोज्ड पॉपुलेशन में, ठीक है। और इसका जो कंपैरिजन किया जाता है टू द वो किया जाता है कि जो आइडेंटिकल्स के अंदर जो रिस्क प्रेवलेंस है उसको, और जो अनएक्सपेक्टेड पॉपुलेशंस हैं यानी जो पॉपुलेशन जो कि सेम एज और सेम सेक्स और सेम रेस की, उनके से ये जो सैंपल लिया जाता है तो उसको एपिडेमियोलॉजिकल सैंपल और उस स्टडी को जो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कहा जाता है। जो प्रेवलेंस रेट है डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया का वो अबाउट द सेम है और रेंजिंग फ्रॉम 4 to 7% ऑफ द चिल्ड्रंस के अंदर ये पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका DSM-5 के अंदर क्राइटेरिया क्या है लर्निंग डिसऑर्डर का। सबसे पहला है डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग। तो बेसिक जो एकेडमिक स्किल्स होते हैं उनमें अंदर डिफ़िकल्टीज़ होती है लर्निंग की, जैसे कि रीडिंग है, मैथमेटिक्स है और राइटिंग है। इसके अलावा इनकंसिस्टेंट विद पर्सनस एज, स्कूलिंग और इंटेलिजेंस के अंदर वो इनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसके अलावा सिग्निफिकेंट जो है इंटरफेरेंस होता है एकेडमिक अचीवमेंट्स में और एक्टिविटीज़ में जो कि डेली रूटीन की होती हैं, उनमें बाकायदा तौर पर महरूमी होती है, इंटरफेरेंस होती है, मदाखलत होती है, वो अचीव नहीं कर पाते वो गोल जो करना चाहिए होता है।
सबसे पहले हम लर्निंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जो कि DSM-5 में है। लर्निंग कम्युनिकेशन और मोटर डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर्स में डिसलेक्सिया है जिसको पहले रीडिंग डिसऑर्डर कहा जाता था। इसमें सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी होती है वर्ड रिकग्निशन की, अल्फाज को पहचान करने में, कंप्रीहेंशंस को रीड करने में। टिपिकली जो हमारा रिटन स्पेलिंग्स होते हैं और एज़ वेल उनमें प्रॉब्लम्स होती है। और डिसकैलकुलिया जो है जिसको पहले मैथमेटिक्स डिसऑर्डर कहा जाता था, इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूसिंग और अंडरस्टैंडिंग नंबर्स डिफ़िकल्टी होती है प्रोड्यूस करने में और अंडरस्टैंड करने में। नंबर्स नहीं बच्चा जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता, लिख सकता, बहुत क्वांटिटीज़ को और बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो इसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। जब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर जिसको पहले फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता था, इसमें करेक्ट कंप्रीहेंशन नहीं होती, सफिशिएंट वोकेबलरी का यूज़ नहीं होता, अनक्लियर स्पीच होती है और इन प्रॉपर जो है आर्टिकुलेशन इसमें पाई जाती है। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू जो है वो कम्स आउट बू बोलता है बच्चा। रैबिट जो है उसके साउंड वैबिट निकाल रहा होता है। विद स्पीच थेरेपी जो है इसको हम कम्प्लीटली रिकवरी हो जाती है तमाम केसेस के अंदर आलमोस्ट, और ये रिकवर होता है बाय एज ऑफ 8 तक। जो माइल्डर केसेस होते हैं खुद ऑटोमेटिकली जो है एज 8 तक हो जाते हैं। चाइल्डहुड ऑनसेट इन्फ्लुएंसी डिसऑर्डर एक होता है जिसको पहले स्ट्रटरिंग कहा जाता था। ये डिस्टर्बेंस होती है वर्बल फ्लुएंसी के अंदर, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्पीच पैटर्न्स, यानी फ्रीक्वेंट जो है रेपिटिशंस होती है, प्रोलोंगेशन ऑफ द साउंड, लंबा लफ्ज़ बोला जाता है, एक लफ्ज़ को बार बार बोला जाता है, लॉन्ग पॉज बिटवीन वर्ड्स जैसे स्टटरिंग हम हकलाना जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ईजी वर्ड्स जो है फॉर दोज दैट आर डिफ़िकल्ट टू आर्टिकुलेट, उसकी जगह पर जैसे कि वर्ड बिगनिंग विद सर्टन कॉन्सोनेंट्स, और रिपीटिंग होल वर्ड्स जो है उसको से गो 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 इस तरह से बच्चा आवाज़ निकालता है जस्ट सिंगल गो की बजाय ये लंबा कर देता है उसको। 5 न्यू कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आर प्रपोज्ड फॉर DSM-5। उसमें लैंग्वेज इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर है, लेट लैंग्वेज इमरजेंस डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है और वॉइस डिसऑर्डर। इसको नए प्रपोज किया गया 5 कम्युनिकेशन न्यू डिसऑर्डर्स आर इन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में। अब मोटर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। मोटर डिसऑर्डर्स के अंदर टॉरेट्स डिसऑर्डर्स आ जाता है। इसमें वन और मोर वोकल और मल्टीपल मोटर टिक्स होते हैं, यानी सडन रैपिड मूवमेंट और वोकलाइजेशन होती है, और ये स्टार्ट होता है बिफोर द एज ऑफ 18। ठीक है जी, अचानक और तेज़ी के साथ जो मूवमेंट होती है और वोकलाइजेशन होती है उसको जो है वो टॉरेट्स डिसऑर्डर कहा जाता है, और ये स्टार्ट होता है बिफोर द एज ऑफ 18। और ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जिसको पहले मोटर स्किल डिसऑर्डर्स कहा जाता था, इन्वॉल्व्स मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो इम्पेयरमेंट हो जाती है, डेवलपमेंट दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर और डिसऑर्डर सच एज सेरिब्रल पाल्सी के अंदर ये नहीं आता है। इस डिसऑर्डर को जो है डिस्प्रेक्सिया भी बोला जाता है। ये कंडीशन होती है बेसिकली जिसमें फ़िज़िकल कोऑर्डिनेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, और इसमें बच्चा जो है वो सही तरह अपनी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी एज की उनको जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। यानी उसकी जो वॉक होती है वो अनस्टडी होती है, सही नहीं चल पाता, उसको जो है वो सीढ़ियाँ उतरने में प्रॉब्लम होती है, चीज़ें गिरा देता है, ठीक है जी, और इस तरह से उसकी ट्रिपिंग होती है, उसमें बार बार ट्रिप कर जाता है, चलने में उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके अलावा शूज़ को टाई करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्लॉथ्स को पहनने में प्रॉब्लम्स होती है, और दूसरी जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो बच्चा है वो डिफ़िकल्टी महसूस करता है स्कूल एक्टिविटीज़ को, जैसे कलरिंग वगैरह और इस सीजर्स वगैरह को यूज़ करने में, इसमें उसे प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर का नाम देते हैं।
जहाँ तक डिसलेक्सिया की एटियोलॉजी का ताल्लुक है, इसमें फैमिलीज़ जो है वो ट्विन स्टडी वो कंफर्म करती है कि एक हेरिटेबल कंपोनेंट्स है डिसलेक्सिया का। इसके अलावा ये जो है एसोसिएटेड जो है जीन्स हैं वो भी एसोसिएटेड हैं डिसलेक्सिया के साथ, और जो सेम जीन्स हैं विच टिपिकल रीडिंग एबिलिटीज़ के साथ। तो इसलिए दी सो कॉल्ड जो हमारे जनरलिस्ट जीन्स होते हैं आर दस इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल रीडिंग एबिलिटीज़ के। रिसर्च इसके अलावा सजेस्ट करती हैं कि जो जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है डिसलेक्सिया में, और ये एविडेंस हैं सजेस्ट करते हैं हेरिटेबिलिटी ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम वेरीज डिपेंडिंग ऑन पेरेंटल एजुकेशन के ऊपर। तो जीन्स एक बिगर रोल प्ले करते हैं डिसलेक्सिया के उन चिल्ड्रंस के अंदर, उन बच्चों के अंदर जिनके पेरेंट्स उनके अंदर ज़्यादा एजुकेशन होती है कंपेयर टू चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव लेस एजुकेशन। होम जो है विद हाई पेरेंटल एजुकेशन लाइकली एम्फसाइज रीडिंग एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रंस टू रीड। ये जो इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट देन अ चाइल्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग डिसलेक्सिया इज़ मोर ड्राइवन बाय हेरिटेबल कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। इसमें ज़्यादा ऐसे माहौल में जो है वो ज़्यादा ये पाया जाता है और ज़्यादा होता है। शायद एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो या जेनेटिकली भी इसमें और एनवायरमेंटल दोनों का किरदार आ जाता है। जहाँ तक डिसकैलकुलिया की जो टियोलॉजी है, एविडेंस इसमें भी जेनेटिक इन्फ्लुएंस के हैं। इंडिविजुअल जो वेरिएशंस इन मैथ स्किल्स के अंदर, इन पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ मैथ डिसेबिलिटी इन्वॉल्व पोर सिमेंटिक मेमोरी इज़ मोस्ट लाइकली टू बी हेरिटेबल इसमें है। तो स्टडी ऑफ 250 ट्विन पेयर्स के ऊपर कंडक्ट की गई कोलोराडो लर्निंग डिसेबिलिटीज रिसर्च सेंटर ने सजेस्ट किया कि जो कॉमन जेनेटिक फैक्टर्स है वो अहम किरदार अदा करते हैं बोथ रीडिंग एंड मैथ डेफिसिट इन चिल्ड्रन विद बोथ डिसऑर्डर्स। तो फर्दर वो जो एविडेंस है वो सजेस्ट करते हैं कि कोई भी जो जीन्स है वो एसोसिएटेड जो होते हैं डिसकैलकुलिया के अंदर आल्सो एसोसिएटेड विद मैथमेटिक्स एबिलिटी के साथ। तो फंक्शनल जो ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ हैं पीपल की विद डिसकैलकुलिया वो सजेस्ट करती हैं कि जो एरियाज़ हैं ऑफ द पैरिटल लोब वो लेस एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग टास्क रिक्वायरिंग मैथमेटिक्स में, और स्पेसिफिकली एन एरिया कॉल्ड जिसको इंट्रा पैरिटल सल्कस कहा जाता है बिन इम्प्लिकेटेड इन डिसकैलकुलिया, यानी इसमें हमारी जो है वो नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ये इसकी एटियोलॉजी आ जाती है डिसकैलकुलिया की। कि जैसे आपसे बात की थी इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हम देखते हैं तो इसकी ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक अप्रोच है वो यूज़ की जाती है प्राइमरी इन केस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ के अंदर, और जो फोकस है जो इसका फोकस है और इंस्ट्रक्शन इन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के साथ एक लॉजिकल सिक्वेंशियल और मल्टी सेंसरी मैनर्स में, जैसे कि रीडिंग आउट लाउड अंडर क्लोज सुपरविजन, अगर इस तरह से किया जाए तो इससे बेहतर बनाया जा सकता है। जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर जो रेडीनेस स्किल्स हैं जैसे कि लेटर डिस्क्रिमिनेशन है, अल्फाज को जो है वो उनमें तफरीक करना, फ़ोनेटिक एनालिसिस है, फ़ोनेटिक एनालिसिस में अल्फाज की पहचान करना, और लर्निंग लेटर्स जो है साउंड कॉरस्पॉन्डेंस जो है अल्फाज आवाज़ के साथ उनकी पहचान, जैसे अक्सर हम जो है बच्चों को छोटे बच्चों को समझा रहे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे होते हैं, मे नीड टू बी टॉट बिफोर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इन रीडिंग इज़ अटेम्प्टेड। तो फोनिक इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हेल्प करती हैं चिल्ड्रंस को मास्टर द टास्क ऑफ कन्वर्टिंग साउंड टू वर्ड, के साउंड को वर्ड में कन्वर्ट करने की ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की जो है कि रिसर्च थी। फाइंडिंग जो है इंडिकेट करती हैं कि जो फोनिक इंस्ट्रक्शन है वो बेनिफिशियल होती है फॉर चिल्ड्रंस विद रीडिंग डिफ़िकल्टी। जो हमारे स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे एमआर बच्चों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, रीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये इस तरह से स्टडी करवाया जाता है। इसी में जब हमारा फोनिक्स इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं और इस तरह से रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो दूर किया जाता है। रिसर्चर्स जो है वो डेवलप किया स्पेशल कंप्यूटर गेम्स और ऑडियो टेप्स भी हो चुकी हैं जो डेट स्लो स्पीच साउंड, जो स्लो स्पीच साउंड्स की होती हैं, आफ्टर इंटेंसिव ट्रेनिंग विद दीज मॉडिफाइड स्पीच स्टिमुलाई फॉर 1 मंथ जो है चिल्ड्रन विद सिवियर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो है वर एबल टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स, वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं टू द पॉइंट एट विच दे वर फंक्शनिंग एज टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रंस टू, ठीक है, उसी लेवल पे ला सकते हैं जैसे कि हमारे डेवलपिंग चिल्ड्रंस कर रहे होते हैं। तो ये तो थी ट्रीटमेंट हमारी जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ये तो था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से तमाम जो है वो जो क्यूरीज़ हैं और जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
आपको आसानियाँ नसीब फ़रमाए, आपको कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।